साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर देखेंगे और यह करंट अफेयर हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? घटना सार की करंट अर्धवार्षिकी 2025 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन वर्तमान में प्रकाशित हुई है, जिसमें आपका नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस पूरी पुस्तक को छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे, जिससे आपको इसको याद करने में आसानी हो। पूरी पुस्तक को एक बार में पढ़ने में आपको चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है, आपको बोरियत महसूस होगी। इसीलिए हम लोग इसको जो है कई पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम लोग रिवाइज करेंगे या इसको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है 7 इसके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उनको देखेंगे। इसमें पहला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया। देखिए, संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसे उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको जो है किस रूप में पेश किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे, यहाँ पर एकीकृत प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया? उम्मीद कहा गया है, ठीक है। तो उम्मीद नाम से इस अधिनियम को जाना जाएगा। इसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। तो ये डेट महत्वपूर्ण है। किस तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है? 5 अप्रैल 2025 को मिली है। और अब यह बिल जो है कानून बन गया। इस बिल के कानून बनने के बाद से कई कह सकते हैं कि कई पार्टियों के द्वारा और कई समूहों या संगठनों के द्वारा जो है इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में रिट या याचिका दायर की गई है। देखिए, अब इस कानून के बारे में बात करें तो यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है या वक्फ संपत्तियां हैं, उनके प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना है। देखिए, मूल रूप से 2024 में पेश किए गए इस विधेयक को भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा कितने मेंबर थे इस कमेटी में, तो ध्यान रखिए 31 सदस्य थे। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जगदम्बिका पाल। इस कमेटी के द्वारा व्यापक समीक्षा प्रक्रिया और सार्वजनिक परामर्श के बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा में उम्मीद विधेयक अर्थात एकीकृत प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास के रूप में पेश किया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जहां अनेक मुस्लिम देश, जहां पे बहुसंख्यक है मुस्लिम, जैसे तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक में वक्फ संपत्तियों का अस्तित्व नहीं है, वहीं भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है, ठीक है, सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है। भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है, जिसमें लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है। इनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। ये आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, राज्यसभा में इस विधेयक को जो है कब पारित किया गया? 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। इसके पक्ष में 288 मत पड़े और विपक्ष में 232 मत पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। देखिए, अब इस अधिनियम के जो प्रमुख बिंदु है उनकी बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो अब कानून बन चुका है का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना तथा उनके कानूनी ढांचे को बढ़ाना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदल करके इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अर्थात उम्मीद अधिनियम कर दिया गया। तो इस उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम। देखिए, इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। देखिए, अब का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वक्फ जो होता है इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां वक्फ संपत्ति होती हैं। उस संपत्ति की विक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध होता है। स्वामित्व जो होता है वो अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। मतलब एक बार हस्तांतरित कर लेंगे तो ये पुनः आपको वापस नहीं होगी। ये नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। यह संपत्तियां वाकिफ अर्थात निर्माता की ओर से मुतवली द्वारा प्रबंधित होती है। वक्फ का इतिहास से देखें तो दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन शैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को कई गांव दान में समर्पित किए थे। भारत में इस्लामी राजवंशों के उदय के साथ वक्फ संपत्तियों में भी वृद्धि हुई। देखिए, मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 ने भारत में वक्फ को संरक्षण प्रदान किया सबसे पहले।
फिर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो संविधान की समवर्ती सूची में आती हैं। इसका मतलब क्या है कि इन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। वक्फ शासन अभी तक वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित था, जो 1913, 1923 और 1954 के पूर्ववर्ती कानूनों का स्थान लेता था। अब जो नया आया 2025 वाला अधिनियम ये 1995 को रिप्लेस करता है। भारत में सर्वाधिक वक्फ संपत्तियों वाले राज्य कौन से? सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। जितनी टोटल वक्फ संपत्तियां उसका 27% अकेले उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल 9% और पंजाब में भी 9% है। वक्फ कानूनों के विकास को थोड़ा सा देखें, इनके इतिहास को देखें थोड़ा सा, या विकास क्रम को देखें, तो 1913 जो अधिनियम आता है इसमें वक्फ विलेखों को वैध बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1923 अधिनियम, यह वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया इसके तहत। और 1954 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। वहीं 1995 का अधिनियम, ये निर्वाचित सदस्यों और इस्लामी विद्वानों के साथ विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण की शुरुआत इसके द्वारा की गई। संसद द्वारा पारित नए विधेयक में जो अब कानून बन चुका है, में जो प्रमुख संशोधन है वो क्या है? इस प्रकार है, देखिए। पहला, केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रभारी कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में शामिल है संसद सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इन सब का मुस्लिम होना अनिवार्य आवश्यक नहीं है। मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है। ठीक है, इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है। वहीं संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक कर दिया गया। वहीं मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला का होना अनिवार्य है। और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना की बात करें तो विधेयक जो है राज्य सरकारों को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। उनके मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक है। इसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक सदस्य शामिल होगा। साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता है। न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल होगा उसकी संरचना कैसी होगी? नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। पहले जो ट्रिब्यूनल होती थी उसमें मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को शामिल किया जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया है तथा राज्य सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का वर्तमान या पूर्व अधिकारी इसका सदस्य होगा। न्यायाधिकरण जो है ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अपील पूर्ववर्ती अधिनियम में कोई अपील की अनुमति नहीं थी। नया विधेयक या जो नया अधिनियम है न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, टाइमलाइन याद रखिएगा कितने ड्यूरेशन है, 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में, कहां पर? उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और निर्धारण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर, सर्वेक्षण आयुक्त जो पहले होता था उसके स्थान पर जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। ठीक है, यदि कोई सरकारी जमीन थी, संपत्ति, उसे वक्फ घोषित किया गया था, तो अब वो वक्फ नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख अद्यतन या अपडेट किए जाएंगे। 1 लाख रुपए से अधिक, ध्यान रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार कथन 2-3 देकर उसमें पूछ सकते हैं कौन कौन से सही है। तो 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। केंद्र सरकार को कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक या किसी अन्य नामित अधिकारी से ऑडिट कराने का अधिकार है। बेहतर कार्यकुशलता और पारदर्शिता के लिए केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से स्वचालित वक्फ संपत्ति प्रबंधन किया जाएगा। नए कानूनी प्रावधान के अनुसार धार्मिक आस्था रखने वाले मुसलमान को कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म का अमल करने के बाद ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है वही व्यक्ति ही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। ठीक है, वक्फ को समर्पित कर सकता है। महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उत्तराधिकार प्राप्त करना होगा तथा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जो है अपने ऊपर आश्रित व्यक्तियों को ध्यान में बिना रखे हुए अपनी प्रॉपर्टी को जो उसको देखरेख के लिए जिम्मेदारी मिली है उसे वक्फ कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है। मुकदमेबाजी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की एकीकृत डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, इस अधिनियम का कई संस्थाओं या संगठनों द्वारा विरोध किया गया। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित कानून पर चिंता व्यक्त की है, जो इस प्रकार है। उसकी जो महत्वपूर्ण चिंताएं क्या है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य का होना, राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, इसका वो विरोध कर रहे हैं।
चिंता यह है कि इन निकायों में मुख्य रूप से गैर मुस्लिम लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि जो हिंदू और सिख बंदोबस्ती बोर्ड इसी तरीके के होते हैं वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही वक्फ न्यायाधिकरण है उससे मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाने से विवाद समाधान प्रभावित हो सकता है। जो प्रावधान किया गया है वक्फ निर्माण को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाले मुसलमानों तक सीमित करना, जो ये मानदंड लाएगा कि कम से कम जो व्यक्ति है जो वक्फ अपनी संपत्ति को वक्फ कर रहा है वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। इस 5 वर्षीय मानदंड के पीछे जो तर्क है, तर्क के बारे में अस्पष्टता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। अब अगला है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर है। देखिए, अपनी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी ये जो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 है, इसे किसने जारी किया? अंकटाड ने जारी किया है। इस सूचकांक में भारत जो है 2025 में 36वें स्थान पर ध्यान रखिएगा, जबकि 170 देशों में 36वें स्थान पर, जबकि 2022 में जो है 48वें स्थान पे था। तो मतलब एक अच्छी उछाल दर्ज की है भारत ने। 2022 में 48वें पे था और 2025 में 36वें स्थान पर आ गया है। ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा कि यह सूचकांक जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की तैनाती, कौशल अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक क्षमता और वित्त तक पहुंच जैसे कारकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। कुछ अन्य बातों को इसमें देख लें। देखिए, भारत अनुसंधान और विकास में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। वहीं औद्योगिक क्षमता में भारत 10वें स्थान पर है, जो इसकी विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है। इसके साथ ही देखिए, भारत में लगभग 13 मिलियन डेवलपर्स हैं जो गिट हब डेवलपर्स के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर हैं। देश जनरेटिव एआई जेन एआई परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत 2023 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एआई में निजी निवेश के मामले में विश्व स्तर पर 10वें नंबर पर है, जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है। अगला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नाम याद रखिएगा, कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि कौन से व्यक्ति किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ये 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे और यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर उनके कार्यकाल मतलब क्रिस्टोफर लक्सन के कार्यकाल में भारत की यह उनकी पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, साथ ही साथ रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस दौरान नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में 17 मार्च को आयोजित द्विपक्षीय शिखर बैठक में शीर्ष नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग को लेकर व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद दोनों देशों ने 4 घोषणाएं की और संयुक्त वक्तव्य पर सहमति प्रदान करने के साथ साथ 6 समझौता दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। जो महत्वपूर्ण सहमति और समझौते उनकी बात करें, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड में वर्तमान में मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इसी समझौते को शुरू करने के लिए दोनों देशों ने वार्ता प्रारंभ करने की घोषणा की है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है 2023-24 में देखें, दोनों देशों के मध्य जो व्यापार वो 1.7 अरब डॉलर का है। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, भारत न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, अधिकारियों के आदान प्रदान और नौसैनिक बंदरगाहों की यात्राओं में इससे वृद्धि होगी। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत की कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज सीएमएफ में भागीदारी का स्वागत किया है। किसका? भारत की कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में भागीदारी का स्वागत किया है। समुद्री सुरक्षा वार्ता को नियमित करने पर सहमति व्यक्त की गई दोनों देशों के द्वारा। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव किसका है? भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस पहल में शामिल होने की इच्छा जताई है न्यूजीलैंड ने। गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC में सहयोग पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ शोध, नवाचार और हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई है। न्यूजीलैंड ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन CDRI में शामिल होने की घोषणा की है और भूकंप न्यूनीकरण पर समझौते की दिशा में प्रगति हुई है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में न्यूजीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात की गई है और साथ साथ भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड में शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया गया है। देखिए, खेल के संबंध में भी दोनों देशों के मध्य में साझेदारी हुई है। ठीक है, जिससे दोनों देशों के बीच 100 वर्षों की खेल साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। देखिए,
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंध का इतिहास 1926 तक जाता है, मतलब 100 साल हो रहे हैं जब भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। ठीक है, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए दो राष्ट्र समाधान और यूक्रेन युद्ध के लिए कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है। पीएम लक्षण की यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई दिशा देने वाली साबित हुई है, जिसमें व्यापार, रक्षा, शिक्षा और वैश्विक स्थिरता पर महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। अब रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो विश्व के सबसे उज्ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पर लाता है। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन जो है 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में नई दिल्ली में किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया और इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन जो भारत की यात्रा पर आए थे वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ध्यान रखिएगा, इस बार रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, रायसीना डायलॉग 2025 में लगभग 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देखिए, रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी, ये महत्वपूर्ण है। कालचक्र जन शांति और ग्रह थी। कालचक्र जन शांति और ग्रह थी। यह थीम वैश्विक पारस्परिकता के सार को प्रतिबिंबित करती है जिसमें सतत समाधान, समावेशी विकास और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा 2016 से शुरू हुए इस डायलॉग रायसीना डायलॉग का नाम नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष आयोजित करता है। पहली बार 2016 में हुआ था, अभी जो 2025 में हो रहा है ये आपका 10वें नंबर का था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इसी के तहत जो ये बैठक हुई रायसीना डायलॉग्स, यहीं पर फिलीपींस के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। फिलीपींस चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का जवाब देने के लिए भारत स्क्वाड गठबंधन कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। आपने क्वाड का नाम सुना होगा। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 देश वहाँ पे भी हैं, 4 देश स्क्वाड में भी है, परंतु यहाँ पर भारत नहीं है। यहाँ पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। फिलीपींस चाहता है कि भारत भी स्क्वाड में शामिल हो जाए। आगे चलते हैं। इंदौर में भारत का पहला पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्लांट इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के प्लेट्स का उत्पादन करेगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर के बिचौली हफ्सी में स्थापित किया जाएगा। इसमें निजी भागीदार एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड होगी। एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल के उद्घाटन के संबंध में देखिए, ये कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप, जो रामेश्वरम द्वीप है को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पम्बन ब्रिज पहले भी यहाँ पर एक ब्रिज बना था, उसे पम्बन ब्रिज कहते थे। उसके स्थान पर एक नया ब्रिज बनाया गया है, उसे भी पम्बन ब्रिज ही नाम दिया गया है। तो समुद्र पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को, तारीख याद रखिएगा, 6 अप्रैल 2025 को किया। 535 करोड़ रुपए की लागत से बना और इसकी लंबाई कितनी, ये महत्वपूर्ण है, 2.08 किलोमीटर लंबा, 2.08 किलोमीटर लंबा पम्बन पुल रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। रेलवे ने इस पुल पर अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को मंजूरी दी है। हालांकि पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी ट्रेन चल सकेगी। देखिए, नया पम्बन पुल जो है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पुलों के साथ समानताएं साझा करता है। इसमें क्या है, इस पुल की खासियत क्या है? देखिए, वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने ही इस पुल का शिलान्यास किया था, अब उद्घाटन किया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता तो इस नेविगेशन ब्रिज का जो सेंटर स्पैन है, बीच वाला जो हिस्सा है, वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे वर्टिकल लिफ्ट नाम दिया गया। ऊपर उठ जाता है, इसका 63 मीटर हिस्सा ऊपर उठ जा सकता है, जिससे बड़ी जहाजें जो है उसके नीचे से निकल सके आराम से। देखिए, यह जो पुल है ये 100 वर्ष पुराने 1914 में निर्मित जो पम्बन पुल था उसका स्थान लिया है और इसकी भी आयु 100 वर्ष ही
मानी जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इंदौर और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। इंदौर मध्य प्रदेश में को वेटलैंड सिटी के तौर पर मान्यता दी गई है। देखिए, जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए। ये महत्वपूर्ण है। इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। वेटलैंड सिटी नेटवर्क उन शहरों को मान्यता देती है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। यह मान्यता भारत के सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति ने इंदौर और उदयपुर सहित वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता प्रदान की है, जिससे मान्यता प्राप्त वैश्विक शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 74 हो गई, 74 हो गई है। भारत के एक अन्य शहर भोपाल, जिसे इंदौर और उदयपुर के साथ नामित किया गया था, को भोज आर्द्रभूमि कहाँ है? भोपाल में। आर्द्रभूमि पर पारिस्थितिकी प्रभाव की चिंताओं के कारण मान्यता नहीं मिली। ठीक है, आर्द्रभूमि दर्जा प्राप्त करने के लिए शहरों को 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करना होता है, जिनमें शामिल है आर्द्रभूमि और उनकी पारिस्थितिकी सेवाओं का संरक्षण करना, दूसरा स्थानीय जनसंख्या के लिए स्थायी सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना इत्यादि। इस प्रकार से पूरे 6 मानदंड हैं। वर्तमान में चीन में 22 मान्यता प्राप्त इस प्रकार के शहरों के साथ वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे नंबर पर है फ्रांस, जहां पे 9 शहरों को इस प्रकार की मान्यता दी गई है, वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। मान्यता कार्यक्रम शहरी और अर्धशहरी आर्द्रभूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। वेटलैंड सिटी प्रमाणन WCA एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, जिसे रामसर अभिसमय द्वारा 12वें अनुबंध पक्षों के सम्मेलन COP 2015 के दौरान स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य उन शहरों को मान्यता देना है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। वेटलैंड सिटी प्रमाणन मान्यता 6 वर्षों के लिए मान्य होता है। ये महत्वपूर्ण है, कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो ये जो मान्यता है 6 वर्षों के लिए मान्य होता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और अर्धशहरी आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय जनसंख्या के लिए सामाजिक आधार प्रदान करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।